खुशामदीद। अब हम इंक्लाइन प्लेन और फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं और अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिलाकर एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने जा रहे हैं जो कि इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान एक फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद है और इसका जो मास है वो 10 kg है और इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो है वो 30 डिग्रीज है। और आप इसको समझ सकते हैं कि एक पहाड़ी है या कि कोई हिल है जो कि थोड़ा सा टिल्टेड है और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 हमें बता दिया गया है पहले से। सही। तो अब हमें यह मालूम करना है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल कितनी फोर्स एक्ट कर रही है और ये डाउनवर्ड कितना एक्सेलरेट होगा। तो सबसे पहले तो इसका वेट यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है वो कितनी होगी। यहां पर मैं एक बार फिर अपनी सहूलत के लिए 9.8 की जगह 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये इसका कंपोनेंट है। तो अब इसको मैं ब्रेक करूंगा जब इसके कंपोनेंट को, तो ये सबसे पहले ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस मैं इसका कंपोनेंट लूंगा और ये वो कंपोनेंट होगा जो कि इस सरफेस पर डाउनवर्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा। और आपको जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जो नॉर्मल फोर्स होती है वो बिल्कुल उसके अपवर्ड एक्ट करे। तो ये जो है ये 100 न्यूटन होगा जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा, और ये जो दूसरा जो कंपोनेंट है जो कि इंक्लाइंड प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा वो इस वेक्टर का जो कि फोर्स वेट वेक्टर या इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वेक्टर है उसका ये वाला कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा और इसका अपोजिट नॉर्मल फोर्स होगी। ये एक बार फिर आपको पता चले तो ये जो बराबर होगा, ये जो फोर्स होगी इसके अपोजिट एक और फोर्स एक्ट कर रही होगी जो कि फोर्स ऑफ रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक अपोजिट डायरेक्शन में होगी और वो नॉर्मल फोर्स होगी जो कि क्वांटिटेटिवली बराबर होगी, क्वांटिटी वाइज बिल्कुल बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन में इसके बिल्कुल अपोजिट होगी ताकि ये गड़ ना जाए, इसमें धंस ना जाए, या यूं कहिए कि ये इसको ऊपर उछालने की कोशिश करेगी। और ये जो एंगल है ये एंगल वही होगा जो कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल है। 2 वीडियोस पहले हम इस पर बात कर चुके हैं और अब मेरा ख्याल है कि शायद आपको याद भी हो, तो आप चाहे तो उसको फिगर आउट भी करके देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। 90 में से अगर आप निकाल लें तो वो 90 - 30 इस तरह से करके आप इसको मालूम कर सकते हैं इस एंगल को। तो बहरहाल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं आप 90 में से जब आप माइनस करेंगे 60 को तो 30 मिलेगा। बहरहाल तो हम प्रॉब्लम पे वापस आते हैं और ये 30 डिग्री का ये एंगल हमें मिल गया है। तो ये साइड जो है ये वो फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर है डाउनवर्ड और एक्ट कर रही है और ये उस वेट का ग्रेविटेशनल फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि पैरेलल है इंक्लाइंड प्लेन के, और वो दूसरा जो ग्रीन जो है वो परपेंडिकुलर और ये पैरेलल है। तो अब हम यहां पर एक बार फिर सो का टोआ का इस्तेमाल करेंगे। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ जहन में रखना होगा। तो अब हम जिस चीज से डील कर रहे हैं, हमें जो चीज मालूम करनी है, सबसे पहले हम मालूम करेंगे डाउनवर्ड फोर्स यानी कि जो परपेंडिकुलर है। उसके लिए हम का यानी कि कोसाइन, ये एंगल हमारे पास 30 है, 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड जो है वो ये है, इसको फर्ज कर लीजिए मैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज जो है ये नॉर्मल के बराबर, नॉर्मल फोर्स के बराबर है, लिहाजा और मुझे मैग्नीट्यूड ही मालूम करनी है। तो Fn जो कि ये फोर्स नॉर्मल जो है इसको मैंने ले लिया डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि जो इसकी जो वेट है या इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो 100 न्यूटन इस पर एक्ट कर रही है। तो ये याद रखिए, ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं और मुझे मैग्नीट्यूड वर्कआउट करनी है। तो 100 टाइम्स cos 30 इज इक्वल टू Fn फोर्स, नॉर्मल फोर्स है। अब 30 डिग्री का कॉस होता है वो अंडर रूट स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होता है। तो ये 2 जो है इसको 50 कर देगा, ये हो जाएगा 50 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू Fn यानी कि नॉर्मल फोर्स जो कि डायरेक्शन में अपवर्ड होगी लेकिन इक्वल होगी इस फोर्स के जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। यानी ये फोर्स भी 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होगी। ये लॉजिक और न्यूटन का थर्ड लॉ हमने अप्लाई किया। अब ये फोर्स, इस फोर्स की बारी है जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है और
जो इसको इस इंक्लाइन प्लेन पर नीचे खिसकाने की कोशिश कर रही होगी। तो ये जो वेक्टर है, जाहिर बात है कि ये इसके पैरेलल है। तो ये क्या है, ये यहां पर अब हम अप्लाई करेंगे सो यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ये इसको मैं फोर्स पैरेलल कह देता हूं, FP ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास 100 न्यूटन का है, 100 न्यूटन। तो FP मेरे पास हो गया 100 साइन 30 न्यूटन्स। और ये साइन 30 हाफ होता है, तो बड़ी आसान सी फिगर है। तो 100 को 2 पे तकसीम कर दिया तो मेरे पास आ गया 50 न्यूटन यानी 50 न्यूटन। और इसी तरह की चीज हम पिछली प्रॉब्लम में जब हम डील नहीं कर रहे थे, हम सब मालूम कर चुके हैं 2 वीडियोस पहले। लेकिन अब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, याद रखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है जो इसको नीचे स्लाइड करने से रोक रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी तरह की मूवमेंट की हरकत के खिलाफ एक्ट कर रही होती है। लिहाजा यहां पर आप ये क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, लिहाजा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अब उसके बिल्कुल अपोजिट मूव कर रही होगी और ये नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और हमें पिछली वीडियो में हम मालूम कर चुके हैं कि इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फार्मूला, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, इसको मैंने F कर दिया, F कर दिया। तो ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगी। तो F यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि म्यू टाइम्स फोर्स नॉर्मल फोर्स के टाइम्स म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ये बराबर होगी। मैं ये बार बार चीजें दोहराए जा रहा हूं। तो अब ये 0.5 टाइम्स, अब ये जो कंपोनेंट है मेरे पास Fn का, ये मेरे पास है 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3 न्यूटन्स। तो ये हो जाएगा 0.5 9 50, ये हो गया 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 न्यूटन्स। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी जो कि इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी और ये पैरेलल होगी इस प्लेन के। तो इस पैरेलल प्लेन पर एक फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है वो 50 न्यूटन की है, जबकि उसके अगेंस्ट जो है, उसको नेगेट करने के लिए, उसकी नफी करने के लिए जो ऊपर जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है वो 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है। तो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉडी पर कितनी होगी, फोर्स नेट, ये मैं मालूम करूंगा। जाहिर बात है दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगी। तो फोर्स नेट फोर्स जो होगी वो बराबर होगी फोर्स जो कि इसको डाउनवर्ड स्लाइड कराने की कोशिश कर रही है, जो कि इसके प्लेन के पैरेलल है, वो बराबर होगी कितनी, 50 न्यूटन्स माइनस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 न्यूटन्स। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेता हूं और इसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगा। सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये मेरे पास आ गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 25 से और अब मैं इसको एक माइनस का साइन दूंगा, माइनस, और ये इसके साथ प्लस मैं करूंगा 50। तो ये मेरे पास हो गया 6.69 या 6.7 मैं इसको ले सकता हूं। ये हो जाएगा 6.7 न्यूटन्स। ओवरऑल फोर्स जो इस पर एक्ट करी, नेट फोर्स जो कि पैरेलल है इस इंक्लाइंड प्लेन के, वो सिर्फ 6.7 न्यूटन्स की फोर्स है। अब मैं इसका एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो फोर्स मेरे पास 6.7 न्यूटन्स है। मास जो है इसका 10 है, 10 kg है। तो ये मुझे मिल गया डिवाइड करने के बाद 6.7, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं जगह की कमी की वजह से, तो ये 0.67 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर जो है ये हमने मालूम किया। 2 वीडियोस पहले जो हमने वर्कआउट किया था, हमने क्या वर्कआउट किया था कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा था। लेकिन अब फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन ऐड होने की वजह से इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन सिर्फ 0.67 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड रह गया, जो कि ओरिजिनल फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट के मुकाबले में बहुत कम है। अगरचे ये बिल्कुल बहुत बुरा नहीं है, लेकिन बहरहाल उस पिछले 2 वीडियोस पहले जब हमने वर्कआउट किया था उसके मुकाबले में ये बहुत ही कम है। तो उम्मीद यह है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि फ्रिक्शन किस तरह से हम पर एक्ट करती है, और इसका आप प्रैक्टिकली आप मालूम कर सकते हैं। अगर आप किसी हिल पर, इंक्लाइन हिल पर खड़े हुए हों और आप ना स्लिप करो, तो दरअसल वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होती है जो आपको लुढ़कने से या फिसलने से बचाए रखती है। और मैं ख्याल इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।